Hello everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to discuss the sample paper of CBSE Class 10 Term 2 Science Exam. So अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं टर्म 2 के, प्रोबेबली मार्च और अप्रैल के टाइम पे आएंगे एंड उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करो. सो अगर हम साइंस के एग्जाम की बात करें तो उसमें आपके टोटल 7 चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 2 के लिए, 2 each from physics, chemistry and biology and 1 chapter from the environment unit. बेसिकली एनवायरमेंट ही चैप्टर है आपका, नेचुरल रिसोर्सेज का वो पार्ट है, 5 मार्क्स उसका वेटेज है. एंड हर चैप्टर का कितना वेटेज है, क्या क्या क्वेश्चंस उसमें से आएंगे एंड सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने बच्चों सजेस्ट किया है उसमें किस तरह से आपके वेटेज डिवाइडेड है, सेक्शंस डिवाइडेड है, वो सब मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ. अगर आपको सैम्पल पेपर का पैटर्न देखना है तो आपको वीडियो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं. आज की वीडियो किस बारे में है? इट इज अबाउट डिस्कसिंग द कंप्लीट सैम्पल पेपर ऑफ साइंस. एक एक क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से आपको उन्हें अटेम्प्ट करना है और क्या उनके प्रॉपर आंसर्स होने चाहिए, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो काइंडली वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर आपको वीडियो लगा कि यूजफुल रहा, अच्छा रहा, तो प्लीज उसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल पेपर डिस्कशन. सो बच्चों यहाँ पे मेरे पास इसका हार्ड कॉपी है. आपको क्वेश्चन वैसे मैं एक काम करूंगी, वीडियो के लिंक में ही, डिस्क्रिप्शन में ही एक लिंक अटैच कर दूंगी पीडीएफ का, ठीक है, जहां पे आपको सैम्पल पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा. अदरवाइज आप इजीली वैसे सीबीएसई की वेबसाइट से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो. एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मैं रीड करके बताऊंगी पेपर से, और आपको बाकी यहाँ पे बोर्ड पे विजिबल भी हो जाएंगे कि क्या क्वेश्चंस के हम डिस्कशन कर रहे हैं. सो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले 2-3 मेन पॉइंट. ये हमें पता ही है कि जो सैम्पल पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, बी एंड सी. क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 15 क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं. 7 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, 6 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी एंड 2 केस स्टडी फ्रॉम सेक्शन सी. और इन सभी की टोटल वेटेज होने वाली है 40 मार्क्स फॉर योर टर्म 2 एग्जाम. स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से. सो हाँ जी, सेक्शन ए की बात करें, ठीक है. सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो. वैसे आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स ने एक बार गो थ्रू कर लिया होगा पेपर को, है ना. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका केमिस्ट्री से पूछा हुआ है. एवरीबडी रीड द क्वेश्चन. द टेबल शोज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 एलिमेंट्स. आपको 4 एलिमेंट्स की बात की हुई है, पी क्यू आर एस, एज यू कैन सी इन द इमेज. एंड आपको उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है. पी में आपके 26 इलेक्ट्रॉन है, क्यू में 281, आर में 287 एंड एस में 288. ओके. क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या पूछा है? 2 पार्ट्स पूछे हैं. जैसे कि मैंने आपको सैम्पल पेपर के डिटेल वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि वो आपसे कोई बहुत लेंदी आंसर्स नहीं चाहता. सीबीएसई ये नहीं चाहता कि आप बहुत बड़े ऐसे वाले आंसर लिखो. 2 आंसर में भी उसने 2 पार्ट्स दे दिए. बेसिकली वो 1 मार्क के आपको शॉर्ट आंसर चाहता है. वो आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है कि क्या आप एप्रोप्रिएट आंसर बता सकते हो. तो हम बिल्कुल बता सकते हैं, हमने पढ़ लिया है ये सब. चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो. आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद कार्बन. सो हमें क्या करना है, ये जो आपको ऑप्शन दिए हैं पी, क्यू, आर, एस, इनकी कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमें बताना है कि कार्बन से कौन बॉन्ड करेगा. सो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. पी की बात करें 26, क्यू की बात करें सो कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281, आर की बात करें 287 एंड एस की बात करें तो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन है 288. अब कॉन्फ़िगरेशन पता है, इतने तो हम स्मार्ट हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन देखते बता देंगे कौन से एलिमेंट की बात हो रही है. 26 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है. 281 11 सोडियम की बात हो रही है. 287 17 क्लोरीन की बात हो रही है. एंड 288 विच इज योर नोबल गैस आर्गन. अब इन सब एलिमेंट्स में से कार्बन के साथ कौन बॉन्ड करेगा? अब तो हमें एलिमेंट भी पता लग गए कौन से है. देखो कार्बन की खास बात क्या है, वो करता है कोवलेंट बॉन्डिंग. अगर हम कार्बन की बात करें, इट डज कोवलेंट बॉन्डिंग. ये बात हमें सबको पता है. कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. ये इलेक्ट्रॉन लेता देता नहीं है, ये शेयर करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो कार्बन कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा. किसके साथ कर सकता है कंपाउंड फॉर्मेशन? जो कोवलेंट बॉन्डिंग करने के लिए रेडी हो, मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले. ऑक्सीजन की बात करें
ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ये इलेक्ट्रॉन अपने इजिली देगा तो नहीं, किसी को ले जरूर सकता है, बट कार्बन शेयरिंग करना चाहता है तो ऑक्सीजन भी इसके साथ शेयरिंग कर लेता है। तो ऑक्सीजन बिल्कुल शेयरिंग करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। सोडियम हमारे पास मेटल है भाई, ये तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्या ये शेयरिंग करेगा? नहीं, इसको तो कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जिसको सीधा ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुश हो जाए, स्टेबल हो जाए। सो उसको कार्बन में तो वो पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर बिल्कुल नहीं करेगा। सो क्यू एलिमेंट के साथ कार्बन कंपाउंड नहीं बनाएगा, पी एलिमेंट के साथ फॉर्म करेगा। इफ यू टॉक अबाउट आर, क्लोरीन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन मतलब उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये शेयरिंग भी कर लेगा कार्बन के साथ, तो इट विल डू कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। इफ यू टॉक अबाउट आर्गन, इसको तो जरूरत ही क्या है, ना तो ये कोवैलेंट बॉन्डिंग करेगा ना ही आयनिक बॉन्डिंग करेगा, इसका तो ऑक्टेट फुलफिल्ड है, ये तो अपना स्टेबलाइज है, इसको जरूरत नहीं है। सो ओवरऑल आपको इसमें आंसर अब क्या मेंशन करना है, जैसे ए पार्ट पूछा हुआ है तो आप इसमें बच्चों ये मेंशन करोगे दैट कंपाउंड P and R both will form compounds with carbon, sorry, element P and R will form compounds with carbon element because कार्बन कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है और इन दोनों की भी कोवैलेंट बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है जी। अब बी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का, देखो क्या पूछा बी पार्ट में। कार्बन रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, गिव सुटेबल रीजन। अब कार्बन मतलब वो ये कह रहे हैं कि कार्बन एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे आप इस टेबल में देखो तो हमारे पास जो ये 4 एलिमेंट है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड कर पा रहा है, कार्बन क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड कर पा रहा है, और जो हमने नॉलेज गेन की है क्लास 10 में, हमें पता है कि कार्बन खुद के साथ भी बॉन्ड करता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड करता है, फॉस्फोरस, सल्फर सबके साथ बॉन्ड बना सकता है, सभी हेलोजेंस के साथ बॉन्ड बना सकता है। सो उसका रीजन क्या है? हाँ जी बिल्कुल, जो हमने बहुत अच्छे से 2 प्रॉपर्टी मन से याद कर ली है। क्या है वो 2 प्रॉपर्टी? फर्स्ट कैटिनेशन, बिल्कुल करेक्ट है, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? टेट्रावैलेंसी, बिल्कुल जी। यही 2 प्रॉपर्टी है, ये 2 खास बात है जो कार्बन को बाकी सबसे अलग बनाती है। पहली चीज कैटिनेशन, लॉन्ग चेन्स बनाने की टेंडेंसी, खुद से बॉन्ड करने की टेंडेंसी, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी, एंड सेकेंड टेट्रावैलेंसी, एक टाइम पे वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, 4 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ भी अटैच हो सकता है, ये उसकी खास बात है। सो ठीक है जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बी पार्ट में आपको सिर्फ इतना ही मेंशन करना है कि कार्बन क्यों कंपाउंड बना पा रहा है, बिकॉज ऑफ दीज 2 स्पेशल प्रॉपर्टीज। मूविंग ऑन टू दी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखो, सेकंड क्वेश्चन भी बच्चों आपका केमिस्ट्री का ही है। सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे टेबल जो दिया हुआ है, जस्ट ऑब्जर्व द टेबल विच इज गिवन। टेबल में आपको देखो 3 एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, W, Z एंड Y। अब उसने आपको एक पीरियोडिक टेबल का रफ सा इमेज दे दिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अब ये देखते तो आप समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, हमारे चैप्टर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर से बात करें तो हमें पीरियोडिक टेबल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले तो आप पीरियोडिक टेबल ही देखो, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसको हमने चैप्टर 5 में डिटेल में कवर किया था कि किस किस तरह से इसमें ट्रेंड्स डिफरेंट फॉलो होते हैं, कैसे रेडियस वेरी करता है, वैलेंसी वेरी करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करती है, एंड कुछ और हमारे लाइक मेटालिक नेचर, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। और हमने ये भी डिस्कवर किया था कि कैसे कैसे ये हमारा फाइनली ये जो लेटेस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बना है। तो पीरियोडिक टेबल की नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट द केमिस्ट्री क्वेश्चन फॉर दिस टर्म 2 एग्जाम। क्लियर? चलो अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, योर क्वेश्चन नंबर 2 फॉर केमिस्ट्री ओनली। सो यहाँ पे आप देखो बच्चों, जो आपको इमेज दी हुई है, 3 एलिमेंट दिए हुए W, Z और Y, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? ए पार्ट पूछा है विच एलिमेंट्स वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब ये 3 एलिमेंट है, W, Z, Y, इन तीनों में से आपस में कौन से 2 एलिमेंट रिएक्ट करेंगे? अगर आप इनकी पोजीशन ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये कहाँ दिए हुए हैं? अगर आप देखो तो जो W वाला एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल के इस साइड पे गिवन है, लेफ्ट साइड पे, और Z और Y राइट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे हमारे क्या होते हैं? मोस्टली मेटल्स, और राइट साइड पे हमारे मोस्टली क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। तो हम एक देख के ही आइडिया लगा सकते हैं कि जो W होगा इट विल फॉर्म
it will act as a metal and it will be involved in ionic bonding mostly. and जो Z और Y हैं दोनों ही because नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करने के इनके चांसेस मैक्सिमम है, तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग शो करेंगे. एंड क्योंकि दोनों सेम तरह की बॉन्डिंग प्रिफर करते हैं, दोनों कोवलेंट बॉन्ड्स बनाना प्रिफर करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना प्रिफर करते हैं, तो बॉन्डिंग किसकी होगी? Z एंड Y की. तो ये दोनों आपस में बॉन्ड करके कंपाउंड्स बना पाएंगे. तो ए पार्ट का हमारा आंसर हो गया Z एंड Y. मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, बिटवीन द टू एलिमेंट्स W एंड Z विच विल हैव अ बिगर एटॉमिक रेडियस. तो जो हमें टेबल में दिया था उसका हम एक बना लेते हैं यहाँ पे इमेज. ये आपका Z एलिमेंट है ना, इस तरह से आपका टेबल बनाया हुआ था कुछ. देन ये आपका Y एलिमेंट यहाँ पे है एंड इधर कहीं जाके W है ना, ऐसे कुछ आपका है अप्रोक्सीमेटली, ये जो आपको पीरियोडिक टेबल शेयर किया है. अब उसने कंपैरिजन किसका पूछा है? देखो आपको यहाँ पे कंपैरिजन उसने पूछा है एलिमेंट W का और Z का. तो हम इन्हीं की बात करेंगे, ठीक है. अगर W और Z की बात करें तो पूछा है साइज का ट्रेंड रिवाइज करते हैं. साइज का ट्रेंड क्या होता है? जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं लाइक दिस, तो साइज क्या होता है बच्चों? डिक्रीज. बिल्कुल करेक्ट. और जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज. बिल्कुल करेक्ट है ना. ओके जी. सो अगर हम इनमें कंपैरिजन करें तो जब हम W से Z की तरफ मूव कर रहे हैं तो Z अक्रॉस द पीरियड राइट की तरफ है तो उसका साइज वैसे भी छोटा हो गया. और Z और W की पोजीशन का कंपैरिजन करें डाउन द ग्रुप की तरफ तो नीचे की तरफ तो W आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा. तो हम बोल सकते हैं कि आंसर का क्या है यहाँ पे? B. W जो है उसका साइज क्या है? ग्रेटर. सो आप बी ऑप्शन में क्या आंसर लिखोगे? दैट एलिमेंट W हैज ग्रेटर साइज देन कंपेयर टू Z एलिमेंट बिकॉज इट व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीज. एंड इसका रीजन क्या होता है? जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं बच्चों तो हमारे न्यू शेल्स ऐड होते रहते हैं. न्यू शेल्स ऐड होते हैं तो जो हमारा न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली डिक्रीज होता है, वीक होता रहता है. तो उनके बीच में ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इंक्रीज. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होता है? डिक्रीज. सो डिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज है ना. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो दूर जा पाएंगे. डिस्टेंस इंक्रीज मीन्स रेडियस इंक्रीज. सो इसका आंसर हो गया आपका W. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन आपका है बायोलॉजी का. इसमें अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बट वही उसने वापस A और B पार्ट दिए ताकि आपको ज्यादा बहुत लेंदी आंसर ना लिखना पड़े. सो थर्ड क्वेश्चन रीड करो, आपको यहाँ पे विजिबल है. फर्स्ट पार्ट देखो. ट्रेस द पाथ अ मेल गेमीट टेक्स टू फर्टिलाइज अ फीमेल गेमीट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द पेनिस. सो ये क्वेश्चन आपका बच्चों है चैप्टर 8 का, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. इसमें उसने क्या पूछा है कि जब मेल गेमीट है ना वो रिलीज होता है तो फीमेल गेमीट को जब वो फर्टिलाइज करता है तो क्या पाथ फॉलो करता है. मतलब मेल गेमीट एक्चुअली में फीमेल गेमीट तक पहुंचता कैसे है, व्हाट इज द पाथ बीइंग फॉलोड. सो इसको हम समझेंगे. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कहां से कहां वो मूव करता है, कैसे ट्रेवल करता है, एंड देन हम इसका डायग्राम भी देखेंगे सो दैट आपको पाथ जो है वो क्लियर हो जाए कि कहां से कहां होगा. सो अगर हम इसमें लिखें यहाँ पे डायग्राम भी आप देख सकते हो. पहले डायग्राम देख लो कि डायग्राम के थ्रू कैसे हम साथ साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं जो पाथ है. सो यहाँ पे देखिए ये आपका डायग्राम हो गया. सबसे पहले कहां से मूव करेगा? जो हमारा मेल गेमीट है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्म है ना. ये आपका स्पर्म हो गया. सबसे पहले ये जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की तरफ. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये कैसे एंटर करेगा? थ्रू दी वेजाइना. ओके, यहां से ये एंटर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वेजाइना के थ्रू. यहां से ये जाता है ऊपर यूटेरस में, वहां से फिर ये ट्रैवल करता हुआ जाता है फेलोपियन ट्यूब में, एंड फेलोपियन ट्यूब में ही इसको मिल जाता है क्या? फीमेल गेमेट. फीमेल गेमेट हम किसको बोलते हैं बच्चों? हाँ जी, जो एग होता है. सो
इस तरह से ये मेल गेमेट स्पर्म ट्रैवल करता है थ्रू वेजाइना, यूटेरस तक जाता है, वहां से ऊपर जाता है फेलोपियन ट्यूब तक, वहां पे एग्स इसको मिल जाता है जो कि हमारा फीमेल गेमीट होता है। वहीं पे ये स्पर्म और एग क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड हमारे पास यहाँ फॉर्म हो जाता है बच्चों जाइगोट। ये पाथ है जो ये फॉलो करता है। ठीक है, इमेज आप दोबारा देख सकते हो डायग्राम में। ठीक है, किस किस तरह से ये मूव करता है। तो यहीं पे जो जो आपके लेबल पार्ट्स है उसी के थ्रू ये ऐसे ही ट्रैवल करेगा। सबसे पहले ये जाएगा वेजाइना के थ्रू, फिर यूटेरस से ऊपर, देन फेलोपियन ट्यूब में जहां पे इसको मिलेगा एग और ये कर लेगा फर्टिलाइजेशन। सो 1 मार्क में आपको सिर्फ ये बेसिकली टर्म्स मेंशन करनी है कि ये कहां कहां से ट्रांसफर होता है। ओके, चलो इसी में आप बी पार्ट देखो। स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ जाइगोट। सो इस जाइगोट में क्रोमोसोम्स के कितने सेट प्रेजेंट होते हैं वो हमें बताना है। तो बच्चों जाइगोट जो होता है कैसे फॉर्म होता है ये तो हमने इस प्रोसीजर से ही सीख लिया। जब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट कंबाइन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी, इस जाइगोट में अब ये होता है डिप्लॉयड इन नेचर। और अगर क्रोमोसोम्स की बात करें बच्चों तो इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक सेट आता है जो पेरेंटल नेचर का होता है और दूसरा मैटरनल नेचर का होता है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाइगोट हैज 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। सो इतना ही आपको इसमें मेंशन करना है, फाइनल आंसर, ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं लिखना है। सो ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि मैंने आपको सैंपल पेपर वाली वीडियो में क्लैरिफाई करा ही था कि जो आपका सेक्शन ए है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के हैं। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन 4, अगेन एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है। सो हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन रीड करो। राजेश ऑब्जर्व्ड अ पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन अ stale piece of bread. Name the organism responsible for this and its specific mode of asexual reproduction. अब सीबीएसई ने आप ऑब्जर्व करोगे जो सैंपल पेपर बनाया है ना उसमें कुछ भी आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिया है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको एनसीईआरटी बेस दिया है। तो अगर किसी भी बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से रीड भी करी होगी 2-3 टाइम्स तो उसको सारे टॉपिक्स पता होंगे कि कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी के थ्रू, जिसमें उसने एक एक्टिविटी बोली थी कि अगर ब्रेड को हम बहुत टाइम तक ऐसे मॉइस्ट एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक ब्लैक ग्रीनिश कलर का कुछ पाउडरी सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है ना, उस पाउडरी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ये वो क्यों हो रहा है। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 का कर रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सो उसी का आप यहाँ पे आंसर करोगे कि जो ये होता है ब्रेड मोल्ड की वजह से। ठीक है जी, जो होता है हमारे ऑर्गेनिज्म रिजोपस की वजह से। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से रीड करो तो उसने पूछा है नेम दी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल, तो ऑर्गेनिज्म हो गया बच्चों रिजोपस, और उसने सेकेंड पार्ट पूछा है इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें पता है रिजोपस या जो ब्रेड मोल्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करता है ना। अब कौन सा टाइप, लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बहुत टाइप होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन, है ना, काफी सारे टाइप होते हैं। तो इसका क्या टाइप होता है बच्चों, ये करता है यूजिंग स्पोर फॉर्मेशन इटसेल्फ। रिजोपस के साथ ही हमें याद आ गया था ये क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेम इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी ने बहुत स्मार्टली एनसीईआरटी की मतलब सॉरी सीबीएसई ने एनसीईआरटी की बुक से पिक किया है। एक बहुत ही अच्छी से उसने लाइन में मेंशन किया था। आपने देखा होगा रिजोपस का डायग्राम बनाया हुआ था, मैं यहाँ भी आपके लिए डायग्राम अटैच कर दूंगी। एक बार रफ डायग्राम भी देख लेते हैं रिजोपस का। उसमें आप देखोगे इस तरह का कुछ था स्ट्रक्चर ना, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे जिसपे ऐसे सर्कल राउंड कलर के कुछ राउंड से बने हुए थे, राउंड शेप के इस तरह से। सो ये इस तरह से कुछ यहाँ पे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, और उसपे राउंड कलर का ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है जी, यही क्या होता है, इसी में यहाँ से ऐसे रूट्स इसकी निकल रही थी, ये है यहाँ पे रिजोपस का स्ट्रक्चर।
सो इसमें बच्चों जो ये थ्रेड लाइक पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हाइफन, है ना। और यही क्या होता है, रिजोपस का वेजिटेटिव पार्ट होता है, ठीक है जी। सो इसमें आप वेजिटेटिव पार्ट में क्या लिखोगे, हाइफन और नीडल, सॉरी नीडल नहीं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो ऊपर पार्ट है राउंड वाला, इसको बोलते हैं ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर या फिर स्पोरेंजिया। सो बच्चों जो स्पोरेंजिया होता है दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। सो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है जी। सो ये हो गया हमारा पूरा ए और बी पार्ट अटेम्प्ट। ए पार्ट में आप ये रिजोपस मेंशन करोगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन, एंड देन बी पार्ट में आप दोनों पार्ट्स मेंशन करोगे, ये एंड ये। क्लियर है? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको रीड करो। मस्टर्ड वॉज ग्रोइंग इन 2 fields A and B. While field A produced brown colored seeds, field B produced yellow colored seeds. ठीक है जी, एक फील्ड है, सॉरी 2 फील्ड है A और B जिसमें हमने सीड्स ग्रो किए, एक में ब्राउन कलर के सीड्स आए और दूसरी फील्ड में येलो कलर के सीड्स आए, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट इन फील्ड A offspring showed only parental trait for consecutive generations. सो ये क्वेश्चन आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से, ये एग्जांपल हम एनसीईआरटी में डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा कब होता है। Whereas in field B, majority of the offspring showed a variation in the progeny. मतलब जब उनका हमने देखा कि नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन आ रही थी, ठीक है, फील्ड ए के सीड्स में और फील्ड बी के सीड्स में, तो उसमें क्या ऑब्जर्व किया गया, क्या प्रोगेनी थी। सो उसमें क्या बोला, फील्ड डी में देखा गया कि सिर्फ पेरेंटल ट्रेट कॉमन था, और जो फील्ड बी था बच्चों उसमें देखा गया कि जो मेजॉरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स थे उसमें वेरिएशन थी। इसका पूछा है प्रोबेबल रीजन। सो आप देखो, अगर हम फील्ड ए की बात करें उसमें वो कह रहा है कि जो पेरेंटल ट्रेट है दैट वॉज प्रेजेंट ओनली, ये डोमिनेंट था, है ना। और फील्ड बी में वो क्या कह रहा है कि हमें क्या देखने को मिला, वेरिएशन। सो हमने ये एनसीईआरटी में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है टॉपिक कि ऐसा कब होता है, ऐसा उस सिचुएशन में होता है बच्चों जब हम जनरेशन बना रहे हैं नेक्स्ट थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन। जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो उसमें जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वही विजिबल होता है, रिसेसिव ट्रेट नहीं दिखता है। जबकि वेरिएशंस आने के चांसेस कब इंक्रीज हो जाते हैं, जब हम करते हैं यही चीज क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू। सो उसने प्रोबेबल रीजन बोला है, तो आप दोनों सिचुएशन को समझाओगे कि फील्ड ए में क्या किया हमने, सेल्फ पॉलिनेशन कराया है, तभी उसमें क्या हुआ है, सिर्फ पेरेंटल ट्रेट विजिबल हो पाया, एंड फील्ड बी में क्रॉस पॉलिनेशन कराया होगा, दैट इज द रीजन दैट देयर वाज वेरिएशन विजिबल इन द जनरेशन प्रोगेन। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन 5। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि इसमें इंटरनली आपको चॉइसेस मिलेंगी, ओवरऑल आपको कुछ क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि आपको 10 में सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको क्वेश्चन में ही चॉइस मिलेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिख के दिया हुआ है और मीन्स आपको इन दोनों में से एक चूज करना है। अब आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आता था तो आपको ये अटेम्प्ट करना है, अगर नहीं आता तो आप सेकेंड चॉइस देख सकते। क्वेश्चन रीड करो। In an asexually reproducing species, if a trait X, एक X trait है, which exists in 5% population, and trait Y exists in 70% of same population. उसी population में एक trait X सिर्फ 5%, trait Y 70%. क्वेश्चन क्या पूछा है? Which of the two trait is likely to have arisen earlier? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो बच्चों। ट्रेट X 5% आया, ट्रेट Y आया 70%। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो उसने फर्स्ट लाइन मेंशन की, बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट मेंशन किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच मीन्स कि जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो तब वेरिएशन के चांसेस बहुत कम होते हैं बच्चों, क्योंकि उसमें आइडेंटिकल कॉपीज क्रिएट होती है एंड वेरिएशन इतना नहीं हो पाता क्योंकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो इसमें
ऑब्वियसली जो हमारा मेजर ट्रेट है जो 70% पॉपुलेशन में देखने को मिला, दैट इज योर ट्रेट वाई, वही पहले अराइज हुआ होगा, वही स्प्रेड हुआ। एंड जो एक्स है जो हमारा सिर्फ 5% देखने को मिला उसी पॉपुलेशन में, दैट मस्ट हैव अराइव्ड ड्यू टू सम म्यूटेशन, है ना कुछ म्यूटेशन हुआ होगा जिसकी वजह से ये दूसरा ट्रेट है जो इनहेरिट हो गया, है ना, इनहेरिट हुआ है, होना नहीं था एग्जैक्टली होना कौन सा था, ट्रेट वाई ही होना था, जो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में विजिबल भी है। सो ये आपका आंसर हो गया। ये आपको बस अपना इंग्लिश में थोड़ा स्टेटमेंट में जैसे भी आपको जो भी मोड है उसके अकॉर्डिंग मेंशन करना होगा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारा जो सेक्शन ए था उसके 5 क्वेश्चंस बच्चों कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन हो गया कंप्लीट। मूविंग ऑन टू द 6th क्वेश्चन। देखो 6th क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड फिजिक्स का क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको उसने चॉइस भी दी है। सो क्वेश्चन रीड करो। अ सिंपल मोटर इज मेड इन अ स्कूल लेबोरेटरी। मोटर की बात करिए, चैप्टर कौन सा इसमें डिस्कस होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है, सच बताऊं तो मुझे भी लगता था, बिकॉज मतलब ठीक है फिजिक्स ऐसा नहीं है कि बुरी लगती थी, ठीक लगती थी, बट केमिस्ट्री ऑब्वियसली आई लव इट। सो थोड़ा सा था कि हाँ ठीक है करना है बस, है ना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 6। एक मोटर बनाया हमने स्कूल लैब में। क्या सिचुएशन है, अ कॉइल ऑफ वायर इज माउंटेड ऑन एन एक्सेल बिटवीन दी पोल्स ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट। सो इसके लिए बच्चों आपको डायग्राम देखना होगा, विजिबल है यहाँ पे, है ना, ये डायग्राम है। तो आप डायग्राम देखते देखते हम इसके पार्ट को सॉल्व करेंगे जिसका आंसर है, बिकॉज इसमें लिखने वाले पोर्शन से ज्यादा समझने वाला पोर्शन है। तो देखो उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, पूरा आपको डायग्राम दे दिया, सर्किट कनेक्ट करके दे दिया। क्वेश्चन पूछा है फॉर दिस पोजीशन, जिस तरह से करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेट्स रखी गई हैं, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द आर्म ए पी। सो ये क्वेश्चन जैसे ही डायरेक्शन की बात आ गई तो हमें पता है ऐसी सिचुएशन में जहां पर मैग्नेटिक फोर्स की भी बात हो रही है फोर्स की भी बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की भी बात हो रही है एंड करंट की भी बात हो रही है। करंट फ्लो भी हमने एक सर्किट के थ्रू दिखाया। यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। डायग्राम हम यहीं पे रखेंगे सो दैट आप हमेशा कंपेयर कर सको कि हम क्या बात कर रहे हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो हम इसमें 3 डायरेक्शन रखते हैं, ठीक है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओ। सो ठीक है, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। चलो सो लेफ्ट हैंड रूल कैसे वर्क करता है आपको पता ही होगा। ये 3 हम फिंगर्स यूज करते हैं, थंब, एडजेसेंट फिंगर एंड द नेक्स्ट फिंगर, ठीक है। सो ये हम यूज करने वाले हैं 3 फिंगर्स। इसमें डायरेक्शन कौन कौन सी किस चीज की बताता है। फॉर एग्जाम्पल जो ये थंब है दैट शोज योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो हमें बतानी है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड शो करता है ये वाला फिंगर, एंड जो ये वाला फिंगर है ये शो करता है करंट का डायरेक्शन। तो इन 3 फिंगर्स को यूज करके हम अलग अलग डायरेक्शन में देखेंगे कि किस तरह से हमारी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आती है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो आप देखो सर्किट, इसमें अगर हम देखें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ यहाँ पे, है ना। सो आपका मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, ये वाला। तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है। तो ऐसी होगी दिस वे, और यू कैन से या तो इस वे में आप बोल सकते हो, मतलब डायरेक्शन ये रहनी चाहिए, एंगल चाहे करंट का ये वाली डायरेक्शन में हो, ये वाली डायरेक्शन में हो, या ये वाली डायरेक्शन में हो। ये डायरेक्शन फिक्स हो गई किसकी, मैग्नेटिक फील्ड। करंट की डायरेक्शन देखो, करंट कैसे फ्लो कर रहा है। अगर हम करंट ध्यान से देखें तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है ना। सो ये जा रहा है टूवर्ड्स दी प्लेन, मतलब बैकवर्ड्स फ्लो कर रहा है ना, जो हमें दिख रहा है यहाँ से। सो अगर ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन है तो करंट का डायरेक्शन हमारा इस तरह से फ्लो कर रहा है। सो हम इसको शो करेंगे लाइक दिस, ये हमारा करंट हो गया। सो योर मैग्नेटिक फील्ड, योर करंट इन दी बैकवर्ड्स डायरेक्शन, एंड इसमें आपको ऑब्वियसली दिख ही गया कि फोर्स की डायरेक्शन कहां बन रही है, डाउनवर्ड्स। सो इसका आंसर बच्चों आपका हो जाएगा डाउनवर्ड्स, ठीक है, जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन है। इसी क्वेश्चन से, इसी डायग्राम से रिलेटेड उसने सेकंड पार्ट पूछा है, रीड करो क्वेश्चन क्या पूछा है।
why does the current in arm BC not contribute to the turning force on the coil? So ये आप डायग्राम देख के ही बता सकते हो. अगर हम ओरिएंटेशन देखें तो जो BC में करंट फ्लो हो रहा है दैट इज एग्जैक्टली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट. सो इनके बीच में अगर आपको चाहते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो टर्निंग फोर्स में, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर पोजीशन होनी चाहिए. द एंगल शुड बी 90 डिग्री. बट यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है. दोज आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन. सो यहाँ पे ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं होगा. कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर कहाँ कहाँ पे होगा? एक तो AB के अलोंग एंड योर CD के अलोंग. ठीक है जी. चलो क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट हमारा डन है बड़े अच्छे से. अब देखो इसमें और जो पूछा हुआ है, मतलब जो चॉइस आपको दी हुई है, तो इसमें भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. आप डायग्राम देखो. उसने डायग्राम में क्या शो किया है? एक सर्किट दिखाया है जिसमें आपका बैटरी कनेक्टेड है, रेजिस्टर है और एक सोलेनॉइड है. ठीक है, डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे. द फिगर बिलो शोज मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय करंट इन सोलेनॉइड. सोलेनॉइड में करंट प्रोड्यूस हो रहा है एंड उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है वो आपको डायग्राम में शो की है. इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है. स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर. सो यहाँ पे आप इस इमेज को देख के बताओ कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पे होगा. अब ये चीज हमने स्टडी की है कि देखो जहां पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा क्लोज होती है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, वहीं पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो जो कॉइल के अराउंड एरिया है जहां से रेस निकल रही है बाहर की तरफ, है ना, ऊपर और नीचे, तो वो एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है एंड दैट इज द एरिया वेयर देयर विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट. सो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा. सो ये आपका आंसर हो गया ए. ठीक है जी. बी पार्ट देखो इसमें क्या पूछा है. What happens to the magnetic field when the current in the circuit is reversed? ये तो हमें ऑब्वियसली पता ही है कि अगर हम इसमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बच्चों वो भी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है. सो ये एक लाइन आपको इसमें मेंशन करनी है. विद दिस आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट. चलो मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन. फाइनली हमारा सेक्शन एक क्लोज होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है. एंड जो आपका ये वाला पार्ट है ना, 7th पार्ट, इसमें आपसे क्या पूछा है? जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर एनवायरमेंट. मैंने आपको पहले भी कहा था एनवायरमेंट चैप्टर ऐसा है जिसको आप बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हो. सिर्फ अच्छे से रीड कर लोगे 2 बार तो भी आपको पूरा याद रह जाएगा. कुछ ऐसा इसमें डिफिकल्ट नहीं है. सो आई वुड टेल यू दैट प्लीज डू दिस चैप्टर. इसको जरूर प्रिपेयर करके जाना. चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो. इसमें भी आपको चॉइस दी है, अच्छी बात है. देखो DDT was sprayed in a lake to regulate breeding of mosquitoes. ठीक है. DDT क्या होता है? हमें पता है एक पेस्टिसाइड होता है. How would it affect the trophic levels in the following food chain associated with the lake? सो बच्चा आपको यहाँ पे एक फूड चेन देख ही सकते हो, डायग्राम में दी हुई है. इसमें उसने क्या पूछा है? आपको बताना है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट किस लेवल पे पड़ेगा DDT का. तो हम एक बार ना लेवल लिख लेते हैं ये क्या क्या है, सो दैट हम इसको अच्छे से उसके बाद समझ पाए. सो इसमें हॉक है. हॉक हमें पता है क्या होता है, एक वल्चर हम उसको बोल सकते हैं, है ना. यहाँ पे हमारा आ गया लार्ज फिश. ओके, लार्ज फिश से नीचे है हमारा स्मॉल फिश. ओके बच्चा. नेक्स्ट है प्लैंकटन एंड लास्ट ये आपका जो बिल्कुल सबसे जहां से शुरू होता है ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट. सो अब उसने क्या कहा कि हमने इन पेस्टिसाइड को स्प्रे किया, है ना. पेस्टिसाइड DDT को स्प्रे किया गया वाटर पे जहां पे मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को रोकना था. ये DDT इन लेवल्स को कैसे हार्म करेगा? बच्चों जब भी हम कोई केमिकल ऐड करते हैं, DDT क्या है? एक पेस्टिसाइड है विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो एक ऐसा केमिकल है जो खुद से डिग्रेड नहीं होगा, नॉन डिग्रेडेबल है. सो ये हमारे एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट होता रहता है एंड सिर्फ हमारी एनवायरनमेंट की लेयर में नहीं, जो हमारे अलग अलग ये ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं इनमें भी एक्यूमुलेट होता है. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड इससे सारे लेवल्स इफेक्ट होते हैं. ह्यूमन बींग्स भी इन्हीं का पार्ट होते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स पर भी इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है.
इन पेस्टिसाइड्स का ऑब्वियसली हार्मफुल होते हैं अगर कंज्यूम कर ले तो। सो एक्वेटिक एनवायरनमेंट प्लांट, सो जो केमिकल्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन या एक्यूमुलेशन शुरू होता है फ्रॉम हेयर विच इज योर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सो बच्चों जो आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है उसमें आते हैं आपके ऑटोट्रॉप्स या फिर प्रोड्यूसर्स। देन मूव करते हैं नेक्स्ट पे, ये है आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल जिसमें आपके आते हैं जैसे स्मॉल फिश हो गया विच इज योर बोल सकते हैं, या तो इसमें आपके वैसे मोस्टली आते हैं हर्बीवोरस आ जाते हैं, या फिर इसमें आते हैं आपके स्मॉल कार्निवोरस, ठीक है, इस लेवल पे। नेक्स्ट आ गया आपका लार्ज फिश, इसके अंदर आते हैं हमारे थर्ड, ये हमारा लेवल है, इसमें आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकंड, थर्ड, इसके अंदर आते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है जी, जो हमारे लार्ज कार्निवोरस हो सकते हैं, लार्ज तो नहीं, इसमें बोलेंगे हम स्मॉल कार्निवोरस, इसमें हमारे मोस्टली क्या आते हैं हर्बीवोरस ही आते हैं, ठीक है। और थर्ड जो हमारा ट्रॉपिक लेवल है इसमें हमारे आएंगे लार्ज कार्निवोरस या फिर जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। एंड जो आपका नेक्स्ट है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है बच्चों, इसके अंदर आते हैं हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स या फिर लार्ज कार्निवोरस। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन सब लेवल में से कहां से डीडीटी इफेक्ट करेगा और मैक्सिमम किस में इफेक्ट करेगा। तो बच्चों डीडीटी का इफेक्ट यहां से स्टार्ट होगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और जो टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं उनको ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि विद टाइम ये उनमें मैक्सिमम एक्यूमुलेशन कर लेता है। सो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होगा इस फूड चेन में से, हॉक। तो आंसर क्या हो जाएगा, पेस्टिसाइड विल बी मोस्ट एक्यूमुलेटेड फॉर द टर्शियरी कंज्यूमर विच इज योर हॉक। सो इस तरह से आप इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग था। चलो 7th क्वेश्चन में ही चॉइस दिया है, ये हम देखेंगे। In the following food chain, vertical arrows indicate the energy loss to the environment and horizontal arrows indicate energy transfer to the next trophic level. So, अगर ये क्वेश्चन आप देखो ना, इन्होंने थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा बना दिया है, थोड़ा डिफिकल्ट सा, मतलब डायग्राम वायग्राम देके वैसे तो इंटरेस्टिंग बनाया है बट उसी में ना बहुत सिंपल आंसर है, बट स्टेप्स देके थोड़ा सा ऐसा लगता है बच्चे को इसमें क्या होने वाला है। मुझे भी क्वेश्चन देख के लगा कि ना ये कैसा क्वेश्चन है, बट बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो आप क्वेश्चन रीड करो यहाँ से, मैं आपको इसका बिल्कुल सिंपल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देती हूँ डायग्राम के साथ, ठीक है, ताकि ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। सो बनाते हैं इसको, आप तो क्वेश्चन रीड कर चुके होंगे, है ना। सो ये है हमारा इनिशियली जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, फूड चेन आपको एक दी है। तो यहाँ पे हमारी फूड चेन स्टार्ट हो रही है बच्चों ग्रीन प्लांट से, जो कि हमारे हो गया ऑटोट्रॉप्स में आ गया, इसको कंज्यूम किया डियर ने, है ना, जो कि हमारे कंज्यूमर्स में आ गया, ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। एंड देन इसको कंज्यूम किया फिर एक टाइगर ने, एक फूड चेन है, ये हमारे टर्शियरी कंज्यूमर हो गए, ठीक है, लार्ज कार्निवोरस। ये हमारी फूड चेन है। अब वो इसमें क्या कर रहा है, उसने ट्विस्ट दिया है क्वेश्चन में, उसने कहा है कि ग्रीन प्लांट से को जब डियर ने कंज्यूम किया तो ऑब्वियसली कुछ एनर्जी ट्रांसफर हुई, दैट इज अमाउंट पी। सिमिलरली जब डियर ने मतलब डियर को टाइगर ने कंज्यूम किया तो उसकी बॉडी से भी कुछ एनर्जी ट्रांसफर हुआ, वो हुआ डी। सो बी और डी क्या है यहाँ पे, एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि बी में एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर होगी या डी स्टेप में। सो हमें पता है कि नेक्स्ट प्रोग्रेसिव स्टेप में जो ये एनर्जी का ट्रांसफर होता है ये डिक्रीज होता रहता है। जो हमारा मेजर यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइडर है उससे पहले 10% ट्रांसफर होगा, फिर उसकी एनर्जी का जो डियर के पास एनर्जी है उसकी एनर्जी का 10% टाइगर में ट्रांसफर होगा। तो ऑब्वियसली हम कंपैरिजन करें तो बी और डी में से जो बी स्टेप है उसमें एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा अमाउंट में होता है। इसी में उसने एक और पार्ट पूछ लिया क्वेश्चन में, वो क्या पार्ट है, उसने कहा कि ठीक है ये तो एनर्जी ट्रांसफर की बात हो गई, बट जो हमारे स्पीशीज होती हैं, हमारे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, वहां पे एनर्जी एनवायरमेंट में भी तो लॉस हो जाती है। सो ग्रीन प्लांट से कुछ एनवायरमेंट में एनर्जी लॉस हुई, वो है ए एनर्जी। डियर से भी कुछ एनवायरमेंट में एनर्जी लॉस हुई, दैट इज सी। एंड टाइगर से भी कुछ एनवायरमेंट में एनर्जी लॉस हुई, दैट इज ई अमाउंट ऑफ इट। यहाँ पे भी उसने सिर्फ कंपैरिजन पूछा, जो बात करते हैं ना हॉरिजॉन्टल एरोज एंड वर्टिकल एरोज, वो यही वाली बात थी। सो उसने पूछा ए, सी और ई, इन तीनों में से सबसे ज्यादा अमाउंट कहाँ पे एनवायरमेंट में ड्यूस हुआ। तो हमें पता है ग्रीन प्लांट्स क्या होता है, मेजर हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें
एनवायरमेंट में जो एनर्जी लॉस होता है वो भी इन्हीं के साथ होता है मेजरली, सबसे ज्यादा एनवायरमेंट में एनर्जी लॉस करते हैं। सो ए, सी और ई स्टेप्स में अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस कहाँ होगा, इन द स्टेप ए। सिर्फ इतना ही आपको बताना था कि स्टेप बी और स्टेप ए है इसका आंसर, विद जस्ट वन लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, चलो सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 अभी हो गया है कंप्लीट। नाउ हमारा सेक्शन ए भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। सो अभी हम मूव करेंगे सेक्शन बी की तरफ इन द नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक अभी हमारा ये फिलहाल के लिए वीडियो सफिशिएंट है, इसका सेकेंड पार्ट मैं अपलोड कर दूंगी जिसमें हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे एंड सेक्शन बी और सेक्शन सी उसमें कवर करेंगे। सो काइंडली वॉच दैट वीडियो ऑल्सो टू कंप्लीट द डिस्कशन ऑफ द सैम्पल पेपर। एंड अभी तक किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।